Recording in progress. अभी की क्लास में 2 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। पहला पॉइंट है रेक्टेंगुलर स्लैब, और ये रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेसेस का ही केस होगा। और दूसरा पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, जो कि लाइट रे की पाथ से एसोसिएटेड है, जिसको कि हम पहले भी डिस्कस कर सकते थे। रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेसेस के बाद नेक्स्ट टॉपिक रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस होना चाहिए था, लेकिन जब हम लोग रिफ्रैक्शन स्टार्ट कर रहे थे, वहां पे रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट रेज का पाथ डिस्कस कर रहे थे, तो वहीं पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला पार्ट भी बताना होता है। अभी इसलिए बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन और लेंसेज से पहले हम लोग ये प्रिज्म वाला पार्ट कवर कर लें, ठीक है। उससे पहले हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग रेक्टेंगुलर स्लैब डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि एक एप्लीकेशन है रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेसेस का। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट रे के पास से एसोसिएटेड एंटायरली डिफरेंट टॉपिक, ठीक है। हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है, ठीक, कि किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं और उस ऑब्जेक्ट को के सामने एक स्लैब रखते हैं, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट के सामने एक रेक्टेंगुलर स्लैब रखते हैं, या इस तरह से रखते हैं, चलो, ठीक, ये हमारा रेक्टेंगुलर स्लैब है, ठीक है। और इस रेक्टेंगुलर स्लैब के पास, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करने के लिए हमारा जो ऑब्जर्वर है वो एक्चुअली इस रेक्टेंगुलर स्लैब के पीछे है, यहाँ पर। ऑब्वियसली लाइट रे अब ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली ऑब्जर्वर की आईज तक नहीं आ पाएंगी। लाइट रेस को रेक्टेंगुलर स्लैब क्रॉस करके ऑब्जर्वर तक जाना होगा, जिसकी वजह से लाइट रेस बेंड भी करेंगी, ठीक है। लाइट रेस बेंड करेंगी तो ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं कहीं और दिख सकता है, ठीक है। तो हमें पता लगाना है ये ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर दिखेगा, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जर्वर कहाँ पर देखेगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एक एक करके, ठीक है, हर एक सरफेस के लिए, ठीक है, रिफ्रैक्शन डिस्कस कर। सबसे पहले हम बोलेंगे लाइट रे यूं इस तरह से, पहले ये सीधी लाइट रे, ठीक है। और उसी तरह से इस ऑब्जेक्ट से कोई एक दूसरी लाइट रे डिस्कस करते हैं। जैसे इस रेक्टेंगुलर स्लैब के बॉटम सरफेस पे ये लाइट रे इंसिडेंट होगी, ठीक है। हम रेयर से डेंसर जा रहे हैं ना, रेयर से डेंसर जा रहे हैं, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल इस तरह से लाइट रे बेंड होगी, ठीक है। और उसके बाद फिर से दूसरे वाले सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा और अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइट रे बेंड होगी, ठीक है। ये वाली लाइट पैरेलल होगी, ठीक है, हम लोगों को पता है। तो फाइनल जो इमेज होगी ना, वो कुछ तुम इमेजिन कर सकते हो। एक फाइनल लाइट रही है, दूसरी फाइनल लाइट रही है, तो इसके करस्पॉन्डिंग फाइनल इमेज कुछ यहाँ पर आएगी, ठीक है। फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगी हमें पता लगाना है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमें रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेसेस का रिजल्ट पता है, तो उसकी हेल्प से हम एक ही बार में, ठीक है, कंप्लीट
एक ही बार में फाइनल इमेज नहीं पता लगाते हैं। हम सोचते हैं कि जब पहले सरफेस पर रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, तो पहले सरफेस पे रिफ्रैक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट की एपरेंट पोजीशन कहाँ पर दिखेगी। मतलब कि अगर हमारा ऑब्जर्वर मान लो इस ग्लास मीडियम के अंदर है, तो फिर वो इस ऑब्जेक्ट को कहाँ पर दिखेगा, वो तो हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। ये तुम हम पता लगा सकते हैं कि पहले सरफेस पर रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है, ऑब्जेक्ट की एपरेंट पोजीशन कहाँ पर होगी। अभी लाइट रे ठीक है दूसरी मीडियम में गई नहीं है, ठीक है। अभी मान लो लाइट रेज ग्लास के अंदर एंटर हुई है, तो अगर ऑब्जर्वर ग्लास में होता तो इसके लिए हमें रिजल्ट पता है कि इस ऑब्जेक्ट की एपरेंट पोजीशन कहाँ पर होगी, हम डायरेक्टली बता सकते हैं, ठीक है। बताओ कहाँ पर होगी। तो रे डायग्राम से भी थोड़ा हम, ठीक है, प्रेडिक्ट कर लेते हैं। जो रिफ्रैक्टेड लाइट रेज है उनको हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रापोलेट करने के बाद ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन आई है वो कुछ यहाँ पर होगी, वो वाली पोजीशन कुछ यहाँ पर है। इसको लिखते हैं I1, ठीक है। ये लाइट रे, ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट रेज है, ये अपीयर होती ऑब्जर्वर को I1 से आती हुई, ठीक है। इसको भी एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ेगा दूसरी वाली रिफ्रैक्टेड लाइट रे को भी। I1 कहाँ पर आएगी तो वो हम बता सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके I1 की भी पोजीशन लिखते हैं। ये वाली डिस्टेंस लेटर से इसको कुछ भी मान लेते हैं। मान लो स्टार्टिंग में स्लैब से स्टार्टिंग में जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की, उसको लेटर से ये वाली जो डिस्टेंस है लेटर से ये x है, ठीक है। और रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस की वजह से ऑब्जेक्ट की एपरेंट पोजीशन कहाँ पर दिखेगी, I1 पर दिखेगी। और हम यहाँ पर देख करके बता सकते हैं कि I1 जो होगा उसकी डिस्टेंस वो ज़्यादा होगी, ठीक है। एपरेंट डिस्टेंस एक्चुअल डिस्टेंस से ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा होने का मतलब है कि ये वाली जो लेंथ होगी वो हम डायरेक्टली बता सकते हैं, वो म्यू टाइम्स एक्स की इक्वल होगी, जहाँ पे म्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है, ठीक है, या रिलेटिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ठीक है। सराउंडिंग अभी एयर मान लो, अगर एयर नहीं भी होता तो उसके इसमें म्यू का मतलब होता ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के, मतलब जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है वहां के मीडियम के रिस्पेक्ट, ठीक है। I1 की जो एपरेंट डिस्टेंस होगी वो म्यू एक्स होगी, ठीक है। अब ये लाइट यहाँ पर नहीं रुकेगी, ये लाइट आगे जाएगी, ठीक है, और दूसरे सरफेस पर इंसिडेंट होगी, ठीक है। ये लाइट दूसरे सरफेस पर इंसिडेंट होगी, ठीक है। और इंसिडेंट होने के बाद ये जो नॉर्मल लाइट है वो तो नॉर्मली चली जाएगी, ठीक है। लेकिन दूसरे सरफेस पर, ठीक है, दूसरे सरफेस पर ये वाली जो लाइट रे है ये वाली इंसिडेंट लाइट रे कहलाएगी। ये दोनों लाइट रेज इंसिडेंट लाइट रेज है नेक्स्ट सरफेस के लिए। तो इस सरफेस के लिए जो एक्चुअल डेप्थ होगी वो वो ओ के लिए नहीं होगी, वो I1 ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा। और एक्चुअल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये वाली डिस्टेंस होगी, ठीक है। स्लैब की थिकनेस हमें बता दी गई है T है, तो इस वाले टॉप सरफेस पर रिफ्रैक्शन के लिए एक्चुअल डिस्टेंस होगी T प्लस म्यू एक्स, ठीक है। तो एपरेंट डिस्टेंस कहाँ होगी वो हम फिर से दोबारा एक बार रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेसेस का रिजल्ट अप्लाई करके बता सकते हैं कि कहाँ पर कि वो फाइनल इमेज बनेगी। इसको थोड़ा पैरेलल करना पड़ेगा, ये दोनों लाइट रेज पैरेलल दिख रही हैं तो कुछ ऐसे है, ठीक है। ओके, ये फाइनल रिफ्रैक्टेड लाइट रेज है, और ये वाली लाइट रेज इंसिडेंट लाइट रेज है, और ये वाली लाइट रेज रिफ्रैक्टेड लाइट रेज है। तो रिफ्रैक्टेड लाइट रेज के करस्पॉन्डिंग जो फाइनल इमेज बनेगी, या कह सकते हैं एपरेंट पोजीशन जो होगी,
फाइनल एपरेंट पोजीशन जो होगी इसको हम एक्सट्रापोलेट करते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस हमें बता दी गई, ये टी है। इन सब का नाम लिख दूं क्या? यहाँ पे वैसे मैंने फॉर्मूला नहीं अप्लाई किया, अगर तुम लोग चाहते हो कि फॉर्मूला अप्लाई करके ही वैल्यूज लिखी जाए तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनका नाम बस रखना पड़ेगा। इस पॉइंट को मान लो ए रख देते हैं, इस पॉइंट को बी रख देते हैं। तो रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस के लिए तुम लिखोगे कि apparent which is AI1 upon actual which is AO, ये वैल्यू होगी म्यू की इक्वल। ठीक है, तो AI1 की वैल्यू आ गई थी म्यू एक्स। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस के लिए, ठीक है, रिजल्ट अप्लाई करते हैं। तो रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस के लिए एक्चुअल पोजीशन क्या है, एक्चुअल, ठीक है, डिस्टेंस क्या है, वो ये वाली डिस्टेंस है, क्योंकि इस सरफेस को ऐसा लगेगा कि यहीं पर ऑब्जेक्ट और यहीं से लाइट रे आ रही है। ठीक है, ये वाली जो लाइट रे है ये I1 से आती हुई ऊपर वाले सरफेस को अपीयर होगी। तो ऊपर वाले सरफेस के लिए एक्चुअल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक I1 की डिस्टेंस होगी। ठीक है, और एपरेंट डिस्टेंस क्या होगी? तो रिफ्रैक्टेड लाइट रे कहाँ से आती हुई दिख रही है? I2 से। ठीक है, तो एपरेंट डिस्टेंस होगी ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड सरफेस के लिए हम अप्लाई करेंगे एपरेंट डिस्टेंस विच इज बी। ठीक है, BI2 which is apparent distance, and what is the actual distance? BI1। चेक करो, और ये वैल्यू कितनी होगी? तो हम देख सकते हैं कि BI2 कम है, BI1 ज्यादा है, तो ये रेशियो 1 से कम होगा। तो न्यूमरेटर में रिफ्रैक्टिव इंडिसेस का रेशियो, तो वो हम लिखेंगे 1/μ की इक्वल। ठीक है, तो इसमें हमें BI2 की वैल्यू पता चल जाएगी। BI2 की वैल्यू पता चल जाएगी क्या? BI1 अपॉन म्यू, और BI1 की वैल्यू कितनी है? BI1 की वैल्यू है ये टोटल डिस्टेंस T प्लस म्यू एक्स अपॉन म्यू। तो BI2 की वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? T अपॉन म्यू प्लस एक्स। ठीक है, ठीक है, तो फाइनली ये जो मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा था? यहाँ पर, और ऑब्जर्वर को फाइनली ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर दिख रहा है? वो यहाँ पर दिख रहा है। तो जब भी रेक्टेंगुलर स्लैब के पीछे कोई ऑब्जेक्ट रखा रहेगा और रेक्टेंगुलर स्लैब के थ्रू हम उस ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करेंगे, तो हमेशा ऑब्जेक्ट जो है ना वो किसी डिस्टेंस से शिफ्ट होता हुआ हमें दिखेगा। ठीक है, ये जो एपरेंट शिफ्ट है, अगर इसकी वैल्यू पूछी जाए तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, यहाँ से हम लिखेंगे ये कहलाता है डेल्टा एक्स। ठीक है, एपरेंट शिफ्ट। ठीक है, एपरेंट शिफ्ट की वैल्यू हम लिखेंगे डेल्टा एक्स। की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक BO माइनस BI2। ठीक है, दोनों वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। BO की वैल्यू हमें गिवन थी और BI2 हमने कैलकुलेट कर लिया है। BO की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक नहीं, यहाँ से यहाँ तक ये T प्लस एक्स है, T प्लस एक्स, और इसमें सब्ट्रैक्ट करना है T अपॉन म्यू प्लस एक्स। ठीक है, तो एपरेंट शिफ्ट की वैल्यू आ रही है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये सारे रिजल्ट्स वैसे स्लैब के लिए थोड़ा मिलते जुलते ही आ रहे हैं।
और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। ये रिजल्ट कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऐसे रेक्टेंगुलर स्लैब के थ्रू देखना चाहते हैं जिसकी अपनी थिकनेस t है और वो स्लैब की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो जो ऑब्जेक्ट है ना, वो जो ऑब्जेक्ट है वो t1 - 1/म्यू डिस्टेंस से, ठीक है, पास हमें अपीयर होगा। ठीक है, रिजल्ट कहता है कि मान लो हमें कोई स्लैब दिया गया है, ये हमें कोई रेक्टेंगुलर स्लैब दे दिया गया है, इसकी थिकनेस हमें पता है, ठीक है, और इसकी थिकनेस हमें पता है और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है। ये थिकनेस मान लो कि ये वाली जो थिकनेस है वो t है और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ठीक है, तो रिजल्ट क्या कहता है कि मान लो ऑब्जेक्ट इसके पीछे रखा गया है और ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर यहाँ पर है। ठीक, ये ऑब्जर्वर स्लैब के थ्रू ऑब्जेक्ट को देखना चाहता है। ठीक है, तो ऐसे में होगा क्या कि रिफ्रैक्शन होगा दोनों सरफेसेस पर। ठीक है, मैंने तो 2 लाइट रेज ड्रॉ की, लेकिन तुम बहुत सारी लाइट रेज, बीम ऑफ लाइट रेज ड्रॉ करके, ठीक है, थोड़ा गेस कर सकते हो कि रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा होगा। ठीक है, ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है। ठीक है, हमेशा ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट अपनी एक्चुअल पोजीशन से, ठीक है, एक्चुअल पोजीशन से t1 - 1/म्यू डिस्टेंस आगे आगे। कि इसका इसका ह्यूज इम्प्लीकेशन होगा आगे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ठीक है, कई कई बार हमें क्या किया जाएगा, प्लेन मिरर दे दिया जाएगा, स्फेरिकल मिरर दे दिए जाएंगे, लेंसेज दे दिए जाएंगे, उनके सामने ये रेक्टेंगुलर स्लैब रख दिया गया है। तुम्हें पूछा गया कि फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगी। तो ये जो अगर जहाँ जहाँ पर भी स्लैब रखा गया है ना, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि स्लैब को हटा करके अपने ऑब्जेक्ट को ही t1 - 1/म्यू डिस्टेंस आगे शिफ्ट कर दें। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि मान लो यहाँ पर प्लेन मिरर है, सॉरी यहाँ पे मान लो स्फेरिकल मिरर, कर्व्ड मिरर है, इस तरह से ऑब्जेक्ट रखा है, कहाँ पे इमेज बनेगी तुम कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, 1/v 1/u = 1/f से, ठीक है, इमेज कहीं पर बन गई। ठीक है, मान लो तुम्हें बोला गया ऑब्जेक्ट के सामने यहाँ पर स्लैब रख दिया गया है। अब मिरर के लिए ना ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो लाइट है ऐसे जाएगी रिफ्रैक्ट होकर के ना, फाइनल जो लाइट है वो कुछ यहाँ से आ रही होगी। तो मिरर को ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ ओ पर नहीं है, वो ओ से t1 - 1/म्यू डिस्टेंस आगे शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, हम बोलेंगे इसको हटा देते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर स्लैब को हटा देते हैं। ठीक है, और हम ऑब्जेक्ट को ही शिफ्ट करके ना आई पर ले आते हैं। ठीक है, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, वो t1 - 1/म्यू डिस्टेंस आगे आ गया। तो ये सॉल्व कर लेंगे, फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगी हमें पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, ये भी रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेसेस का एक क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसके आगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये क्या होता है? ठीक है, तो रिफ्रैक्शन को फिर से एक बार रिविजिट करते हैं बहुत ब्रीफली। ठीक है, हम लोगों को पता है, हम लोगों ने फर्मास प्रिंसिपल से डिराइव किया है कि लाइट अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी, ठीक है, लेट अस से ये जो ऊपर वाला मीडियम है इसका कुछ नाम रख देते हैं, ये मान लो रेयरर मीडियम है, ये मीडियम डेंसर है। ठीक है, और यहाँ पर ये मान लो नॉर्मल है। हम क्या कर रहे हैं, लाइट को रेयरर से डेंसर सेंड करते हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितनी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ आई रखते हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। रिफ्रैक्शन के बाद
क्योंकि रेयर से डेंसर जा रहे हैं तो क्या होगा, लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल यूं बेंड हो जाएगी, ठीक है। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जो वैल्यू है, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे कि म्यू आर साइन आई इक्वल्स म्यू डी साइन आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो रही है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिक्रीज होगा, ठीक है। रेयर से डेंसर जाने में लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ठीक है। आर की वैल्यू कम होगी, आई की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन एक काम करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को ना हम धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ाते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे चेंज होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाने से, ठीक है। स्नेल्स लॉ ओबे करता हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे चेंज हुआ है वो हम बता सकते हैं। सबसे पहले 0 डिग्री पर, ठीक, आई की वैल्यू मान लो हम 0 डिग्री रखते हैं, उस केस में क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बिल्कुल 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री का मतलब है नॉर्मली इंसिडेंट, ठीक है, नॉर्मली रिफ्रैक्ट करेगी, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 ही आएगा। लेकिन जैसे ही हम एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा भी बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा। लेकिन स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने के साथ, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम अमाउंट से नहीं बढ़ेगा, उससे थोड़े कम अमाउंट से बढ़ेगा, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ यहाँ पर आएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाते हैं, ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर बढ़ाते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा, ठीक है, जितना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ, इस बार एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये वाला एंगल है, ठीक है, समझ पा रहे हो। इनको मैं हटा देता हूँ बीच वाले एंगल्स को, तो थोड़ा क्लियरली तुम्हें देखने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो एंगल ऑफ, ठीक है, मेरा क्वेश्चन है कि हम जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, उतने अमाउंट से या उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा जितनी तेजी से एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा है। अग्री करते हो, ठीक है। तो मान लो मैं ऐसे ही हाइपोथेटिकली ऐसे वैल्यूज, ठीक है, ले रहा हूँ। मान लो हमने बढ़ाते बढ़ाते एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू मान लो 10 डिग्री कर दी, 20 डिग्री कर दी, है ना, 30 डिग्री कर दी। लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यूज जो है ना, वो मान लो 5, 10, 15 इस तरह से इंक्रीज हो, ठीक। एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 हो गई है लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 30 नहीं होगी, वो 15, 20, 25 इस तरह से होगी, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू हम 45, 60 बढ़ा देते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू मान लो 60 हो गई, तो उस टाइम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जो वैल्यू है ना वो भी बड़ी होगी, लेकिन 25 की बाद 30 हुई होगी, 40 हुई होगी, है ना, 45, ठीक है, हो गई होगी मान लो, ठीक है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 60 से कम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस 70 है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 50 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस 80 डिग्री हो गया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 80 डिग्री हो गया है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ते बढ़ते, इसकी भी वैल्यू बढ़ते बढ़ते लेटेस्ट से ये वैल्यू होगी 60 डिग्री। मैं कह रहा हूँ हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते बढ़ाते हम ऑलमोस्ट 90 डिग्री कर देंगे, ठीक है। क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू तेजी से चेंज कर रही है, ज्यादा फास्ट इंक्रीज कर रही है कंपेयर टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये ऑब्वियस है कि जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू पहले 90 डिग्री हो जाएगी और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू उस टाइम में 90 डिग्री नहीं हुई होगी, ठीक, क्या क्या समझ में आ रहा है।
तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते बढ़ाते एक टाइम आएगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू, ठीक है, ऑलमोस्ट 90 अप्रोच कर गई है, ठीक है, बिल्कुल 90 बोलेंगे तब तो तुम बोलोगे ये इंसिडेंट ही नहीं हो पाएगा। मैं कह रहा हूँ 89.999 इस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया हमारा, ठीक है। और उस टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जो वैल्यू है ना, वो कुछ लेटेस्ट से, ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। वो वैल्यू मान लो 60 डिग्री आ गई, ठीक है, या 70 डिग्री आ गई, समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा कहना है कि अब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 90 से ज्यादा तो नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री हो सकती है। 90 से ज्यादा का मतलब होता है पानी के अंदर चले जाएंगे, ठीक है, मीडियम, हम पानी में ही चले जाएंगे तो हमारा मीडियम, ठीक है, चेंज ही नहीं करेगा, ठीक है। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 से 90 आता है तो उतने टाइम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 से 70 आता है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू भी 70 से ज्यादा नहीं हो सकती है। किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू वो 0 से 70 के बीच में ही रहे। इतना पॉइंट क्लियर है? मैं कह रहा हूँ ये सारे जो एंगल्स है ना, ये अनटच्ड रह जाएंगे। इन एंगल्स पर कोई भी लाइट रे, चाहे किसी भी एंगल पर इंसिडेंट करो, कोई भी लाइट रे इन एंगल्स पर रिफ्रैक्ट नहीं होगी, ठीक है। 70 से ज्यादा 71 72 डिग्री पर कोई भी लाइट रे दूसरे मीडियम में एंटर नहीं करेगी। अगर वो लाइट रे दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है तो वो 0 से 70 के बीच में ही एंगल होगा। ये सबको, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें ये तो सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोग रेयर से डेंसर ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। रेयर से डेंसर जाने में, ठीक है, हमें पता ही चला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू हम 0 से 90 बढ़ा सकते हैं, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो 90 तक नहीं जाएगी, 90 से पहले कहीं तक जा सकती है। अब बिल्कुल इसका दूसरा काम कर रहे हैं। इस बार हमारा फर्स्ट मीडियम, लेटेस्ट से डेंसर मीडियम फर्स्ट मीडियम है और रेयर मीडियम सेकेंड मीडियम है, और इस बार लाइट रे को हम सेंड कर रहे हैं, ठीक है, डेंसर से रेयर में, ठीक है। तो लाइट रे को डेंसर से रेयर में सेंड करें, तो इस बार लेटेस्ट से इंसिडेंट एंगल स्टार्टिंग में 0 डिग्री रखते हैं, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो भी 0 डिग्री है। अब धीरे धीरे एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू, ये जो एंगल है इसको बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। तो हमें देखना है कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर से रेयर मीडियम जाने में हम इंक्रीज करते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे चेंज करता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत थोड़े अमाउंट से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत थोड़े एंगल से बढ़ाते हैं, ठीक, मान लो, ठीक है, 20 डिग्री ऐसे बढ़ाया, ठीक है। क्योंकि हम इस बार डेंसर से रेयर जा रहे हैं, स्नेल्स लॉ कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हुई है तो एंगल बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर हमने मान लो 20 डिग्री पर एंगल को इंसिडेंट किया है, ठीक है, डेंसर से रेयर जाने में, तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वो 20 नहीं आएगी, ठीक है, वो 20 से ज्यादा आएगी, ठीक, वो कुछ ऐसे आएगी, ठीक है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस इस बार थोड़े अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा अमाउंट से इंक्रीज होगा। ऐसा ही होगा ना डेंसर से रेयर जाने में, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाते हैं, मान लो 30 करते हैं, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 नहीं होगा, 30 से ज्यादा 40 50 इस तरह से इंक्रीज कर गया होगा, ठीक है। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ज्यादा इंक्रीज होती है, ठीक, इन ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाते हैं, ठीक है, मान लो 50 डिग्री कर दिया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 60 70 इस तरह से और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। हम देख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के कंपैरिजन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस बार ज्यादा तेजी से इंक्रीज कर रही है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तेजी से इंक्रीज कर रही है, ज्यादा अमाउंट से इंक्रीज कर रही है, ठीक है।
तो हम बोलेंगे अगर हम ग्रेजुअली एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक टाइम आएगा कि अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री नहीं हुआ है, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा तेजी से इंक्रीज कर रहा है। तो 90 से कम किसी एंगल के लिए ही, ठीक है, अगर हम इंसिडेंट रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक टाइम आएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 90 से कम है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू पहले ही ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, पहले ही ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो जाएगी ये एंगल 90 डिग्री। ठीक है, और ये एंगल कहलाता है क्रिटिकल एंगल। ठीक, मान लो अभी समझाने के लिए क्या, मान लो ये 60 डिग्री है, तुम 0 डिग्री से बढ़ाते जा रहे हो एंगल ऑफ इंसिडेंस, 0 से डिग्री से बढ़ाते जा रहे हो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा अमाउंट से इंक्रीज करता जा रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस को 0 से बढ़ाते बढ़ाते तुम 60 डिग्री कर देते हो, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू इतनी ही देर में 0 से 90 पहुंच जाती है। जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो 90 डिग्री पर चली आएगी। ठीक है, अब अगर तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 60 डिग्री से भी आगे बढ़ाते हो, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 60 डिग्री से ज्यादा बढ़ाते हो, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, क्या होगा बताओ, तुम्हें क्या लगता है क्या होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको फिर से यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें तो बहुत सारे लाइट रेज आ गए ना, तो मैं सिर्फ अभी क्रिटिकल एंगल वाला केस इसमें ड्रॉ करता हूँ और पूछता हूँ कि अगर हम अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा एंगल पर इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम 0 से बढ़ाते बढ़ाते 60 कर देते हैं और इतनी देर में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 से 90 चली जाती है। ठीक है, 0 से 60 डिग्री ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस के करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 से 90 के बीच में सारी वैल्यूज ऑक्यूपाई कर चुका है। अब अगर हम 60 डिग्री से थोड़ा भी ज्यादा, ठीक है, एंगल पर अपनी लाइट रे को इंसिडेंट करेंगे, तो उस केस में क्या होगा पता है, देखो लाइट रे सरफेस पर पहुंची है, ठीक है, तो लाइट सरफेस यहाँ पे तो, ठीक है, लाइट को तो कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा, इसके पास जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं तो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर इस लाइट रे को दूसरे मीडियम में जाना है, तो दूसरे मीडियम में जाने के लिए स्नेल्स लॉ कहता है कि दूसरे मीडियम में ये लाइट रे उसी एंगल पर रिफ्रैक्ट होगी जिस एंगल पर स्नेल्स लॉ फॉलो होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 60 से ज्यादा करते हैं ना, तो दूसरे मीडियम में कोई ऐसा एंगल पॉसिबल ही नहीं है जिसके लिए स्नेल्स लॉ फॉलो हो रहा हो। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो लाइट है ना दूसरे मीडियम में अब जा ही नहीं पाएगी और इसके पास एक ही ऑप्शन है कि लाइट रे वापस अपने मीडियम में, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर लेगी। ठीक है, दूसरे मीडियम में जाने के लिए स्नेल्स लॉ फॉलो करना पड़ेगा और स्नेल्स लॉ फॉलो करने के लिए कोई भी ऐसा एंगल दूसरी मीडियम में पॉसिबल ही नहीं है फॉर एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन 60 डिग्री इन दिस केस। ठीक है, तो हम बोलेंगे जो भी लाइट रे अगर इस 60 से ज्यादा जाएगी ना, ये 60 कहलाता है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल का मतलब वो एंगल जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर रिफ्रैक्टेड लाइट रे बिल्कुल 90 डिग्री पर रिफ्रैक्ट हो रही है, इसको हम ग्रेजिंग एंगल भी बोलते हैं, कि सरफेस को वो ग्रेज करते हुए जा रही है। ठीक है, ये कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, और इसको मैं 60 डिग्री अब हटा देता हूँ, 60 डिग्री तो एक स्पेशल केस हो गया, इसको हम लिखते हैं क्रिटिकल एंगल। ये जो एंगल है ना ये है क्रिटिकल एंगल। अगर हम क्रिटिकल एंगल पर लाइट रे को इंसिडेंट करते हैं तो लाइट रे बिल्कुल 90 डिग्री पर दूसरे मीडियम में चली जाती है, लेकिन क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा एंगल पर लाइट रे को इंटर सरफेस पर, ठीक है, हम इंसिडेंट कराएंगे, तो अब ये, ठीक है, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होकर के सेम मीडियम में वापस आ जाएगी। ठीक है, तो और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इससे पहले के रिफ्लेक्शन से डिफरेंट है।
डिफरेंट किस सेंस में है कि इससे पहले हम मिरर का सरफेस बनाते थे, ग्लास मीडियम लेते थे और उसको पीछे से सिल्वरिंग कर देते थे। इसलिए सिल्वर ऐसा कोटिंग ऐसा मतलब मटेरियल है जो कि लाइट रेज को अब्सॉर्ब नहीं, मैक्सिमम पोर्शन रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन हो रहा था, लेकिन 100% रिफ्लेक्शन नहीं था। कुछ पार्ट अभी भी मिरर के सरफेस में, मिरर के मटेरियल में अब्सॉर्ब हो रहा था। कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी अच्छा सरफेस बनाए, कुछ ना कुछ एनर्जी तो मीडियम में अब्सॉर्ब हो ही जाती थी। लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक ऐसा यूनिक केस है कि कोई भी एनर्जी दूसरे मीडियम में जा ही नहीं सकती, क्योंकि जाने के लिए जाने के को स्नेल्स लॉ अलाउ ही नहीं कर रहा है, कि कोई ऐसा एंगल पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जिसको, ठीक है, स्नेल्स लॉ फॉलो करके जिस एंगल पर ये लाइट रिफ्रैक्ट हो। ठीक है, तो ये सारी लाइट है ना कंप्लीटली, ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर के सेम मीडियम में वापस आ जाएगी। और रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्शन का रूल है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होकर के ही रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, ये ऐसा यूनिक केस है जिसमें कि ये सारी लाइट रेज कंप्लीटली सेम मीडियम में ये वापस आ जाती है फॉर एनी एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब पूछा जाता है कि क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी होगी, तो इस क्रिटिकल एंगल पर स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दो। क्या लिखेंगे, इस डेंसर मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मल्टीप्लाइड बाय स्नेल्स लॉ अप्लाई करो। पहला मीडियम, पहले मीडियम में साइन ऑफ एंगल ये इक्वल होगा दूसरा मीडियम, और दूसरे मीडियम में साइन ऑफ एंगल। ठीक है, दूसरे मीडियम में ये क्रिटिकल एंगल पर अगर लाइट रे को इंसिडेंट करते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। ठीक है, ओके, तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ रही है, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ रही है, इसमें लिखेंगे साइन सी, ये वैल्यू होगी म्यू आर अपॉन म्यू डी। इसको हम लिखते हैं 1 अपॉन, या तुम लोग कैसे भी याद रख लो, मैं म्यू आर अपॉन म्यू डी। कई जगह पर 1 अपॉन म्यू डी आर लिखा रहता है, या फिर म्यू आर अपॉन म्यू डी, म्यू 1 अपॉन म्यू डी। ठीक है, ये साइन सी की वैल्यू होती है। ठीक है, तो मीडियम्स की अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हमें पता है तो उस पेयर ऑफ मीडियम के लिए एक यूनिक क्रिटिकल एंगल, ऑब्वियसली क्रिटिकल एंगल ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला फिनोमेना तभी एग्जिबिट होगा जब हम डेंसर से रेयर की तरफ ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डेंसर मीडियम में ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एग्जिबिट हो सकता है। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए क्रिटिकल एंगल कितनी होगी, तो डायरेक्टली हम लिखेंगे क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है दोनों जो पेयर ऑफ मीडियम है ना, उस पेयर ऑफ मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के रेशियो के इक्वल। अब यहाँ पर भी तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसको भी रटने की जरूरत नहीं है, रट सकते हो लेकिन रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है कि साइन सी की वैल्यू हमेशा 1 से कम ही होती है। तो इन दोनों में से जो भी रेयर मीडियम है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लोगे, और जो डेंसर मीडियम है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे लोगे। ठीक है, मान लो तुम्हें पूछा जा रहा है कि ये ग्लास मीडियम है और ये वाटर मीडियम। ठीक है, ये मान लो ग्लास है, ये इधर ग्लास है और इधर वाटर है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बताओ। ठीक है, दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे दी गई है, ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो ठीक डेंसर में ही एग्जिबिट होगा इस तरह से। ठीक है, लेकिन हर एंगल के लिए नहीं होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू एक खास एंगल से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक, वो खास एंगल कितना होगा, ठीक है, ये जो एंगल है ना, ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल, वरना तो लाइट से डेंसर से रेयर में चली जाएगी। ठीक है, तो ये क्रिटिकल एंगल कितना होना चाहिए, तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू भी हमेशा याद रहेगी, सीधा तुम लिखोगे साइन सी, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए साइन सी इसको लिखोगे मीडियम्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के रेशियो के इक्वल।
ठीक है, साइन सी की वैल्यू 1 से कम रहनी चाहिए, तो इन दोनों में से जिसकी कम है उसको ऊपर रखोगे, जिसकी ज्यादा है उसको नीचे। तो ये 4/3 और ये 3/2, तो ये वैल्यू आ रही है 8/9। तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फॉर ग्लास एंड वाटर मीडियम, क्योंकि ये क्रिटिकल एंगल की वैल्यू ऑब्वियसली पेयर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करेगी। ये तुम्हें देखना पड़ेगा किस पेयर के लिए हम क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उस पेयर के करस्पॉन्डिंग यूनिक क्रिटिकल एंगल की वैल्यू तुम्हें ऐसे पता चल जाएगी। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्रिटिकल एंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसके अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में एप्लीकेशंस बताने हैं और इसके एग्जांपल्स लेने हैं। ठीक, कुछ क्वेश्चंस लेने हैं और कुछ एग्जांपल्स लेने हैं। तो सबसे पॉपुलर तो 2 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो। ठीक है, लेटेस्ट से हमारे पास कोई ऐसा इरेगुलर टाइप का ऐसा प्रिज्म है। ठीक है, या ऐसे रखते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में बता दिया गया है कि ये एंगल 120 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है कि इस सरफेसेस का नाम दे लगते, मान लो ये ए, ये बी। ठीक है, ग्लास मीडियम, ये वाला जो सरफेस है ना, ये ग्लास मीडियम। ये प्रिज्म है कोई, उसका पार्ट मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक, अगर ऐसे लाइट रे को इंसिडेंट कराएंगे तो रिफ्रैक्ट होगी और अंदर चली जाएगी। ठीक, क्वेश्चन में बोला गया कि अगर हम नॉर्मल से ठीक कुछ इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट रे को ऐसे सेंड करते हैं, ठीक है, तो ये रिफ्रैक्ट होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैक्सिमम हम ये एंगल बढ़ाते बढ़ाते कि मैक्सिमम कितना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, या नहीं, ऐसे नहीं, क्वेश्चन सेम कर रहा हूँ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ठीक एंगल बढ़ाते बढ़ाते हमें मिनिमम कितना एंगल बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि ये लाइट से ठीक है दूसरे सरफेस पे फॉल होकर के बाहर निकल जाए। ठीक है, तुम्हें पता है कि अगर हम एंगल कम रखेंगे ना तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वो लाइट रे बाहर नहीं निकलेगी, ठीक, वो सीधा यूं जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा एंगल ऐसे सेंड करेंगे तो और इधर चली जाएगी, और थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो हो सकता है बहुत कम एंगल पर ठीक इंसिडेंट हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया बढ़ाते 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 ये मिनिमम एंगल कितना होना चाहिए जिससे कि लाइट रे बाहर एग्जिट करे, या इसी को पूछने का दूसरा तरीका हो सकता है कि मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा जिसके लिए लाइट रे बाहर एग्जिट ना करे, सरफेस बीसी से बाहर ना जाए। सॉल्व करो इसको, पहले तुम लोग ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम है, फिर मैं ट्राई करता हूँ। इसके लिए तुम्हें क्रिटिकल एंगल सॉरी इसके लिए तुम्हें बताना पड़ेगा कि क्या बताना पड़ेगा।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मैं बता देता हूँ। 1 मिनट, मुझे 1 सेकंड का टाइम दो बस। आ, 16 ठीक है। तो इसमें बोला गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है कि 2/√3। ये सॉल्व करो। हाँ बोलो। तो अभी लगा दो ना कहीं पर भी। मेरी गाड़ी हटा के वहां पे लगा दो। वो सामने है जहाँ तुम लगाते हो ना, उसके जस्ट सामने, वहां पे लग जाएगी। हाँ वो तो मैं दे दूंगा। हाँ 1 मिनट क्लास। बस ये क्वेश्चन सॉल्व करके फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें समझने वाली बात बस इतनी है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ाएंगे ना, ठीक है, सबसे पहले इतना अंडरस्टूड है कि अगर हम लोग, ठीक है, 30 डिग्री पर भी इंसिडेंट करते हैं, इस तरह से 30 डिग्री पर इंसिडेंट करते हैं, तो भी ये लाइटें ऐसे पैरेलल, मतलब 30 डिग्री पर अगर इंसिडेंट करते हैं, ठीक है। स्क्रीन, अच्छा अच्छा अच्छा, स्क्रीन विजिबल, 1 सेकेंड। स्क्रीन स्क्रीन अगर हम 30 डिग्री पर लाइट को इंसिडेंट करते, ठीक है, और लाइट से अगर बेंड नहीं होती, तो भी ये लाइट के बाहर निकलने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि क्योंकि ये वाली जो साइड है ना, ये ऑलरेडी 30 डिग्री पर है, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि इसको बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे एंगल बढ़ाएंगे ना, ठीक है, जैसे और बढ़ाएंगे, ठीक है, फिर धीरे धीरे जा करके कि ये साइड बीसी पर इंसिडेंट हो पाएंगे, ठीक है। अब ये तुम लोगों को समझना है कि स्टार्टिंग में ना, जैसे जैसे हम सरफेस ए बी पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे होंगे, तो स्टार्टिंग में साइड बीसी पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, वो ऑलमोस्ट, मतलब ये बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। और जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस ए बी पर बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बीसी पर वो डिक्रीज होता जाएगा। ये वाला पॉइंट अच्छे से समझो, मैं फिर से ये मेंशन कर रहा हूँ। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, कम रहेगा ना, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कम रहेगा, उस टाइम पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस बीसी पर ये एंगल ज्यादा होगा, ठीक है। और जैसे जैसे, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ए बी पर बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस ए बी पर बढ़ेगा, इसको दूसरे कलर से दिखाना पड़ेगा, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस ए बी पर बढ़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बीसी पर डिक्रीज होगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ए बी पर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे,
और BC पर एंगल ऑफ इंसिडेंस डिक्रीज होता है। और ज्यादा एंगल बढ़ाएंगे ना तो और कम एंगल पर, और कम एंगल पर ये लाइट साइड BC पर इंसिडेंट होगी, ठीक है, जिससे कि बाहर BC से बाहर आने के चांसेस और ज्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन BC वो बहुत ज्यादा है, तो स्टार्टिंग में तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो ही रहा होगा, और ये लाइट रे इस पे फॉल करके ना, लाइट रे इस पे फॉल करके ऐसे टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही होगी, ठीक है। जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस BC पर, ठीक है, ये वाला एंगल कम होता जाएगा। अभी भी मान लो ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो हो सकता है एंगल बढ़ाते बढ़ाते कि कोई एंगल आएगा जिस एंगल के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस BC पर एंगल ऑफ इंसिडेंस वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल आ गया है, ठीक है। यही वो बाउंड्री कंडीशन है। इससे ज्यादा एंगल बढ़ाएंगे तो BC पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो जाएगा, और क्रिटिकल एंगल से कम होने का मतलब अब लाइट से बाहर, ठीक है, अब लाइट से इस तरह से बाहर, ठीक है, रिफ्रैक्ट होकर के दूसरे मीडियम में एंटर कर जाएगी, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, साइड AB पर वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, जिस एंगल के लिए तो ये वाला एंगल बढ़ाते बढ़ाते इतना कर चुके हैं कि ये लाइट, ठीक है, रिफ्रैक्ट होकर के BC पर इंसिडेंट होती है क्रिटिकल एंगल पर। ये जो एंगल है ना, ये क्रिटिकल एंगल है, ठीक है, ये एंगल है क्रिटिकल एंगल, ठीक है। क्रिटिकल एंगल पर हम इंसिडेंट करा, ये एंगल क्रिटिकल एंगल, ठीक है। और इस एंगल पर ना ये जस्ट ग्रेस करके बाहर निकले। अब इससे कम, सॉरी, इससे ज्यादा अगर एंगल बढ़ाते हैं, ठीक है, तो BC पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम हो जाएगा और ये लाइट से ऐसे बाहर निकल जाएगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यही वो एंगल है जिस एंगल के लिए हमें पूछा गया है कि, ठीक है, मैक्सिमम एंगल जिसके लिए लाइट बाहर ना निकले, ठीक है। तो इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, उसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी होगी? तो हम सोचेंगे कि हमें आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी। अच्छा, ये अगर आई है तो ये वाला जो एंगल है ना, ठीक है, ये असल में यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे जो डॉटेड लाइन दिखा दी है मैंने, इसको कैसे हटाया जाए? ठीक है, चलो, एक आइडिया है मेरे पास। ठीक है, तो ये इसकी जो नेचुरल पाथ थी ना, वो तो ऐसे थी, लेकिन रेयर से डेंसर जाने की वजह से ये लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। इसको हम बोल रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। हमें आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, म्यू की वैल्यू पता है, तो हम सोचेंगे ये हमें सी की वैल्यू तो पता चल जाएगी। सी की वैल्यू कितनी है कैलकुलेट करते हैं, कि सी की वैल्यू कितनी है। हम लिखेंगे साइन सी ग्लास और एयर के लिए, ये 1/2/√3। तो सी की वैल्यू पता चल जाएगी 60 डिग्री। और अगर सी की वैल्यू 60 डिग्री है तो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये 30 डिग्री होगी, ये लाइन नॉर्मल है। ये जैसे 30 डिग्री है, तो इस ट्राइंगल में दो एंगल पता है, तो ये थर्ड एंगल कितना होगा, ये 30 होगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये है 60 डिग्री। अच्छा, ये तो स्पेशल केस आ गया। एनीवे, क्वेश्चन का जो अप्रोच है वो इम्पोर्टेंट है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 60 डिग्री है, ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए? तो उसके लिए तुम यहाँ पर स्नेल्स लॉ, सॉरी, यहाँ पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे, ठीक, इसमें आंसर हमारा, ठीक है, आएगा कुछ
स्पेशल रिफ्रैक्शन एट ए बी, तो तुम लिखोगे साइन आई टाइम्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल सेकेंड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/√3 टाइम्स साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो तुम्हें आई की वैल्यू पता चलेगी, आई की वैल्यू आ रही है 90 डिग्री, जिसका मतलब है कि, और तुम यहाँ पे सिमेट्री से भी देख सकते हो, यहाँ 60 डिग्री इंसिडेंस है तो 90 डिग्री रिफ्रैक्शन है, तो यहाँ पे अगर रिफ्रैक्शन 60 डिग्री है तो इंसिडेंस 90 डिग्री होती है। लाइट ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। इससे पता चल रहा है कि तुम चाहे किसी भी एंगल के लिए इंसिडेंट करो, चाहे किसी भी एंगल के लिए इंसिडेंट करो, वो लाइट अंदर ही रहेगी, बाहर कभी निकल ही नहीं पाएगी। ठीक है, 90 डिग्री पर भी अगर इंसिडेंट करते हो तो लाइट क्रिटिकल एंगल पर दूसरे सरफेस पर फॉल होती है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हमेशा ये आंसर आएगा, वो तो एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की चॉइसेस पर डिपेंड करता है। मैंने रैंडमली वैल्यू ली थी तो उसमें, ठीक है, हमारा आंसर ऐसा आ रहा है कि हम किसी भी एंगल पर लाइट रे को इंसिडेंट कराएंगे, लाइट रे, ठीक है, हमेशा मीडियम के अंदर ही, ठीक है, रिफ्लेक्ट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होकर के बाहर नहीं जा पाएगी, फिर उसके अंदर ही रहेगी आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन। ओके, ठीक है, अब इसके एप्लीकेशंस है, कुछ क्वेश्चंस और भी हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।